अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बाजरे के विभिन्न उत्पाद बनाकर कमाएं अधिक मुनाफा। केंचुआ खाद तैयार करके करें फसलों में उपयोग। अपने राज्य में बाजरे का उत्पादन बहुत अधिक होता है, लेकिन किसानों को इस बाजरे का अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता। कई बार तो किसानों को बाजरे की खेती में लगाई गई लागत निकालना भी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में किसान क्या करे? क्या है इस तरह की समस्या का समाधान? जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप बाजरे के विभिन्न उत्पाद बनाकर बेचें तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बाजरे से क्या क्या उत्पाद बनाएं, आइए जानते हैं कृषि महाविद्यालय कोटपुतली के विषय विशेषज्ञ शशि वर्मा से। बाजरा जो हमारे खाद्य पदार्थों के अंदर सम्मिलित है और एक मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर इसका उपयोग सर्दियों में किया जाता है क्योंकि इसके अंदर आयरन, विटामिन्स और फैट की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। जो इसके अंदर आयरन है वो 8 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के हिसाब से पाया जाता है। जो हमारे नित्य की जो आयरन की पूर्ति है वो बाजरा के द्वारा करी जा सकती है, लेकिन हमारे खान पान में बाजरा को बहुत कम सम्मिलित किया जाता है। ग्रामीण परिवेश में महिलाएं ज़्यादातर रोटी या खिचड़ी और कभी कभार लड्डू बनाने में इसका उपयोग कर लेती हैं, क्योंकि बाजरे का जो आटा है बहुत लंबे समय तक संरक्षित करके नहीं रखा जाता है। इसका मुख्य कारण है इसमें पाया जाने वाला फैट या वसा। 3 से 4 दिन के पश्चात जो हम आटा तैयार करते हैं वो आटा कड़वा हो जाता है। कड़वे आटे के इस्तेमाल से दस्त लग जाते हैं, बुखार आ जाता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की परेशानी उठानी पड़ती है। बाजरे का आटा बहुत कम समय में ही खट्टा होने लगता है। यदि कुछ उपायों को आप अपना लें तो इसे खट्टा होने से बचा सकते हैं और बाजरे के आटे को बिना खराब हुए लंबे समय तक सुरक्षित भी रख सकते हैं। अगर हमको 15 से 20 दिन या 1 माह तक बाजरे का आटा संरक्षित करके रखना है तो उसका एक छोटा सा उपाय आपको बताना चाहूँगी कि बाजरे को साफ करके अच्छी तरह से धो के एक कपड़े की पोटली बना लें और उसको 5 से 7 मिनट तक गर्म पानी में ब्लांच करें। ब्लांच करने के बाद आप उसको धूप में सुखा दें। अच्छी तरह से सूखने के बाद आप उसका आटा तैयार करें। इस तरह से ब्लांच करने की विधि से जो आटा तैयार होगा वो 1 महीने तक संरक्षित रहेगा और कोई भी खाद्य पदार्थ हम उसका बनाना चाहेंगे तो खराब नहीं होगा, कड़वा नहीं होगा। खाद्य पदार्थ बनाने के लिए हमें जैसे इस आटे से हम केक है, बिस्किट है, मठरी है, इसकी सेव है, इसकी भुजिया है, इसके अलावा लड्डू हैं और केक वगैरह हम तैयार कर सकते हैं। खमन ढोकला भी बाजरे के आटे से तैयार किया जा सकता है। अगर इन पदार्थों के अंदर हम हरी सब्जियां जैसे मेथी का पत्ता है, चने की पत्ती है, अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। बाजरे की रोटी के साथ साथ कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जिसे खाने से कई तरह के फायदे तो हैं ही। इसके अलावा बाजरे की बिस्किट, केक, मीठी पूरी, ढोकला, कई तरह के उत्पाद बेचकर भी अच्छी आय कमा सकते हैं।
अगर ये खाद्य पदार्थ बाजरा जो बहुत ही उपयोगी है, जिसमें बहुत अच्छे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अगर हम इसको पोषाहार के माध्यम से बच्चों के खान पान में इसको सम्मिलित करेंगे तो बच्चों का जो माल नरिशमेंट की जो समस्या है, कुपोषण की समस्या है, उससे निजात मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर आयरन का कंटेंट ज़्यादा अच्छा होता है। ग्रामीण महिलाओं को, जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको भी पोषाहार के माध्यम से जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जाता है, उसमें अगर बाजरे का खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जाए तो खून संबंधी समस्याओं का समाधान हो सकता है। एनीमिया की समस्या से हमको निजात मिल सकती है। जैसे बाजरे के बिस्किट हैं, बाजरे के कुरकुरे हैं, बाजरे का केक है और बाजरे का खमन ढोकला है और बाजरे की मठरी है। ये सारे खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे नित्य खान पान में बदलाव लाते हैं और हमारे खान पान में जो आर्थिक सुरक्षा, जिसके माध्यम से हम कम बचत के अंदर, थोड़े पैसे के अंदर बहुत अच्छा हम खाद्य पदार्थ उपलब्ध कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मूली का उपयोग सलाद, अचार और सब्जी के रूप में मुख्य रूप से किया जाता है। मूली कई तरीके से किसानों को अच्छे पैसे कमाने का मौका देती है। ये एक ऐसी फसल है जिससे किसानों को कम समय में अधिक कमाई हो सकती है। तो जो किसान मूली की खेती से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो वे किस प्रकार से करें मूली की खेती, इस बारे में जानते हैं। मूली का उपयोग सलाद और सब्जी के रूप में किया जाता है। इसमें तीखा स्वाद होता है। मूली विटामिन सी एवं खनिज तत्व का अच्छा स्रोत है। मूली के लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त होती है, लेकिन यह अधिक तापमान भी सह सकती है। भूमि का चयन और तैयारी। मूली की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रेतीली दोमट भूमि अधिक उपयुक्त होती है। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल या बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। मूली का अधिक उत्पादन देने वाली किस्में। किसान भाइयों, मूली की उन्नतिशील किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख है पूसा चेतकी, जापानी व्हाइट, पूसा हिमानी, पूसा रेशमी इत्यादि। तो किसान भाइयों, आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। खाद और उर्वरक प्रबंधन। किसान भाइयों, मूली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 317 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय करना चाहिए और यूरिया के 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। बुआई की उन्नत तकनीक। किसान भाइयों, मूली के बीज की मात्रा उसकी जाति, बुआई की विधि और बीज के आकार पर निर्भर करती है। बुवाई से पहले मूली के बीजों को कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। मूली साल भर उगाई जा सकती है, फिर भी व्यावसायिक स्तर पर इसे सितंबर से जनवरी तक बोया जाता है। मूली की बुआई 2 तरीकों से की जाती है, जिसमें पहली है कतारों में बुआई। इस विधि से बुआई करने के लिए अच्छी प्रकार से तैयार क्यारियों में लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बना ली जाती हैं और इन कतारों में बीज को लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में बुआई कर देते हैं।
बीज उग जाने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर अन्य पौधों को निकाल देते हैं। दूसरी विधि में मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ें बना ली जाती हैं। इन मेड़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज उग आने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाएं, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर छोड़कर बाकी पौधों को निकाल देना चाहिए। बुआई की यह विधि अच्छी रहती है क्योंकि इस विधि से बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है और मूली मुलायम भी रहती है। मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण। मूली की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंडिमिथेलिन 30 EC की 3 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते हैं। इसके अलावा आप बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें और मूली की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना चाहिए। मूली की जड़ें मेड़ से ऊपर दिखाई दे रही हो तो उन्हें मिट्टी से ढक दें, अन्यथा सूर्य के प्रकाश के संपर्क से ही वे हरी हो जाती हैं। मूली की फसल में सिंचाई प्रबंधन। बोवाई के समय यदि भूमि में नमी की कमी रह गई हो तो बोवाई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर दें। गर्मी की फसल में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। शरदकालीन फसल में 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करते हैं। मूली की जड़ें पूर्ण विकसित हो जाएं, तब कड़ी होने से पहले मुलायम अवस्था में ही खोद देना चाहिए। मूली की पैदावार इसकी किस्में, खाद व उर्वरक तथा अंतःसस्य क्रियाओं पर निर्भर करती है। साधारणतः मूली की औसत उपज 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के करीब होती है। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप मूली की खेती करते हैं तो आपको अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। आगे और भी ये खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आजकल फसलों में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से एक तो भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्राप्त उत्पादों की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं हो रही। इसी कारण अब जरूरी हो गया है कि मृदा में जैविक खादों का प्रयोग किया जाए। तो जैविक खादों में आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट की। जो किसान भाई अपने स्तर पर वर्मी कंपोस्ट किस तरह से तैयार करें, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। ये आप देख रहे हैं, पहले बेड अपनी आवश्यकता अनुसार वो बनाएंगे। कितना बड़ा बेड उसको सेट बनाना है, कितनी खाद तैयार करनी है। किसान भाइयों, आप वर्मी कंपोस्ट को अपने स्तर पर कम खर्च में आसानी से बना सकते हैं और इस वर्मी कंपोस्ट का फसलों में उपयोग करके खेती में लागत को कम करने के साथ साथ फसलों की पैदावार तो बढ़ा ही सकते हैं। इसके अलावा उपज की गुणवत्ता अच्छी रहती है। बाकी नॉर्मल जो साइज है, इसका स्टैंडर्ड साइज है वो 10 फुट लंबा है, 3 फुट चौड़ा, 1 फुट गहरा। वैसे आवश्यकता अनुसार लंबाई आप कितनी भी कर सकते हैं। इसके साइड में एक होल छोड़ते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो निकल करके बाहर होदी में आ जाएगा और उसको हम वर्मी वाश के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भराई के लिए बेड के अंदर नीचे पहले 2 इंच का घास फूस का कुट्टी करके उसकी लेयर डालते हैं। फिर 10-12 दिन पुराना गाय का गोबर 6 इंच, उसके बाद में 1-2 इंच की और लेयर और उसके बाद में फिर ऊपर तक फिर गोबर से भर देते हैं। वो भर के ने फिर उसके बाद में केंचुए डाल देते हैं। केंचुए डाल के उसको किसी टाट की बोरी से या पराड़ से
या किसी कपड़े से जैसे ये ढक रखे हैं वो ढक देते हैं। ये ढकना ज़रूरी है क्योंकि ये अंधेरे में ही काम करते हैं, लाइट के अंदर ये ऊपर नहीं आएंगे। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो ताकि वो ऊपर से जैसे जैसे खाद तैयार होती जाएगी तो वो केंचुए नीचे जाते जाएंगे। ये एक बार में 90 दिन के अंदर जो है ना एक वो पूरी हो जाती है प्रक्रिया इसकी। तो इस तरह से हम इसको साल में 3 बार या 4 बार इसको बना सकते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो कई तरह के केंचुए हैं, पर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आइसिनिया फोर्टिटा प्रजाति के केंचुए अच्छे होते हैं, जो कम समय में अच्छी तरह से वर्मी कंपोस्ट खाद बना देते हैं। और केंचुए जो फिटिडा स्पीशी है उसके केंचुए एक बेड के अंदर 2-3 किलो केंचुए। उसके बाद तो आप बुआई से पहले इसको खाद को आप अपने खेत में डालेंगे। कम से कम हम 40 से अगर अकेली केंचुआ खाद डालते हैं तो 40 से 60 क्विंटल 1 एकड़ के अंदर पड़ेंगे। किसान भाइयों को यही सलाह देते हैं हम, अब भाई ये अगर वर्मी कंपोस्ट डालनी है तो 40 से 60 क्विंटल डलेगी आपकी। अगर देसी खाद गोबर की तैयार करके डालते हैं तो वो 60-80 क्विंटल 100 क्विंटल तक आप डाल सकते हैं। उससे जो है ना देसी खाद से उपजाऊ शक्ति ज़्यादा देर तक रहती है। तो हम सलाह ये देंगे कि भी आप अकेली वर्मी केंचुआ खाद ना डाल करके दोनों मिला करके डाल लें। वर्मी कंपोस्ट खाद लगभग 45 दिन में तैयार हो जाती है। इसके बाद इसे ऊपर से इकट्ठा करके छान लेना चाहिए ताकि वर्मी कंपोस्ट के साथ जो केंचुए आ गए हैं वो छनकर रह जाएं और इन केंचुओं को दोबारा वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के काम में ले सकते हैं। इस वर्मी कंपोस्ट को आप अपनी फसलों में काम में लेने के साथ साथ बेचकर अच्छी आय भी कमा सकते हैं। जो किसान वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा अनुदान देय है। इसके लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। खाद है, जैविक खेती के अंदर हम कई तरह की खाद इस्तेमाल करते हैं, जैसे वर्मीवास हो गया, नेडप हो गया, वेस्ट डिकम्पोजर हो गया, CPP हो गया। तो उसी तरह ये एक केंचुए का जो दोहन बनाते हैं वो है केंचुआ दोहन, वर्मीवास जिसको कहते हैं। इसका बनाने का तरीका क्या है, ये इतना बड़ा ड्रम है एक, तो उसके अंदर 3 इंच हम कंक्रीट डालते हैं, उसके ऊपर 3 इंच ये ब्लैक सैंड या बजरी जिसको काली रेती कहते हैं, उसके ऊपर 1.5 फुट के करीब ये पुराना 10-12 दिन पुराना गाय का गोबर, और उसके ऊपर 500 से 1000 केंचुए छोड़ देते हैं। उसके 1 हफ्ते बाद में ऊपर से ये टूटी है, इसके अंदर से बूंद बूंद पानी डलता रहेगा, और केंचुए जब इसको खाएंगे गोबर को और उसके शरीर से जो एक्सक्रीटा निकलेगा वो नीचे इस बाल्टी में आ जाता है, जिसको हम वर्मीवास कहते हैं। इसका जब फसल 1 महीने की हो जाए उस टाइम इसके 2 स्प्रे करते हैं, 2 बार स्प्रे करते हैं 10 दिन के अंतराल पर 10% का। 1 लीटर ये वर्मीवास 10 लीटर पानी मिला करके आप स्प्रे करोगे तो इससे पौधे के अंदर एक तो रोगरोधी क्षमता बढ़ जाएगी और एक ये खाद का भी काम करेगा। ये किसान के लिए बहुत सस्ता और बहुत ही बढ़िया खाद होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है, गांव राजपुरा, जिला टोंक के महिपाल सिंह ने आपने बकरी की सिरोही नस्ल के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सर्वप्रथम जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर बकरी पालन के लिए जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ही अनुकूल पाई जाती हैं, और उसके साथ साथ दूसरी बात ये आती है कि जो पशु की नस्ल है वो एक अच्छी होनी चाहिए। आज के समय में कम लागत और सामान्य रख रखाव में बकरी पालन
आय का एक अच्छा साधन है, लेकिन आज भी जानकारी के अभाव में किसान उससे ज्यादा लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। अगर किसान बकरी पालन में उन्नत नस्ल की बकरियों का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से पालन करें तो इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सिरोही नस्ल की जो बकरियां हैं सामान्यतः अजमेर, सिरोही, नागौर, टोंक, राजसमंद और उदयपुर जिलों में सामान्यतः से पाई जाती हैं। सामान्यतः इसके अलावा जो ये बकरी है वो अरावली पर्वतमाला के आसपास राजस्थान में लगभग हर जगह उपलब्ध हो जाती है। सिरोही नस्ल की पहचान करने के कुछ तरीके हैं जिसके आधार पर आप जो प्योर नस्ल होती है उसको आप पहचान सकते हैं। सिरोही नस्ल एक मध्यम भार की, मध्यम आकार की एक बकरी है जिसका जो रंग है वो सामान्यतः हल्के भूरे रंग का या गहरे भूरे रंग का पाया जाता है और साथ ही साथ उसके शरीर के ऊपर गहरे या हल्के भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। दूसरी इसकी पहचान, इसके जो कान हैं वो एक विशेष तरह के होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं और बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, पत्तियों के आकार के होते हैं। इसके आधार पर भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि इसकी जो पूँछ होती है वो आकार में छोटी होती है और ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती है। इससे भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इसका जो रंग है सबसे एक पिक्युलियर रंग है जो विशेष तौर से सिर्फ सिरोही नस्ल में ही देखने को मिलता है, जो इसका गहरे भूरे रंग का या हल्के भूरे रंग का और उस पर चकत्ते पड़े रहते हैं। इस तरह के अन्य बकरियों में की नस्लों में इस तरह के रंग का जो ये कैरेक्टर है वो नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से अगर किसी भी किसान भाई को सिरोही नस्ल की बकरी को खरीदना है तो इस तरह से आप पहचान करके उसकी अच्छी नस्ल को खरीद सकते हैं। बकरियों को बीमारियों से बचाने के लिए बकरी पालकों को चाहिए कि वे समय समय पर टीकाकरण करवाएं और परजीवियों से बचाव के लिए डीवर्मिंग दवा पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार देवें। सिरोही नस्ल में एक और भी फायदा है किसानों के लिए, क्योंकि ये ड्यूअल पर्पस के लिए है। इससे मांस का उत्पादन भी अच्छा मिलता है और साथ ही साथ दूध का उत्पादन भी अच्छा मिलता है। एक और इसमें फ़ायदा है कि सामान्यतः बकरियों में एक बच्चा एक बार में मिलता है, 2 बच्चे कम मिलते हैं, लेकिन सिरोही नस्ल में सामान्यतः 2 बच्चे मिलते हैं और कई बार इसमें 3 बच्चे भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो इसकी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की, संख्या बढ़ाने की बात है वो इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।